हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे बैगन की उन्नत खेती। सीड्स सिलेक्शन करने में, वैरायटी का चुनाव करने में किसान भाइयों को काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब आप जो वैरायटी लगा रहे हैं, कई प्रकार की मार्केट पर है। सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में कौन सी हैं, नर्सरी के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। और जब भी आप बैगन की खेती करते हैं तो छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ, जो काफ़ी बड़ी जो डिजीज़ है, बीमारी है, इसका प्रकोप देखने के लिए मिलती है। छोटी पत्ती रोग को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे स्प्रे, क्योंकि तना छेदक और फल भेदक सड़न की समस्या काफ़ी बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो A to Z वीडियो देखने के लिए और सिलसिलेवार तरीके से कैसे आप पूरा विश्लेषण जो बैगन की खेती है, चाहे लागत लाभ मुनाफा के ऊपर बात करें, टाइमिंग, जलवायु के ऊपर बात करें, खेत की तैयारी, तो जो संपूर्ण डिटेल में पूरा विश्लेषण है इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो जब भी आप बैगन की खेती कर रहे हैं, पौधशाला आपको तैयार करना पड़ेगा और नर्सरी तैयार करें आप प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि से। तो जब भी आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं, बरसाती बैगन की खेती करते हैं, ब्रिंजल फार्मिंग, तो जून, जुलाई, अगस्त महीने पर दोस्तों, जी हाँ, जून, जुलाई और अगस्त महीने, इन मंथ पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, पीलापन की समस्या बनी रहती है। नर्सरी तैयार करने की सही विधि क्या है, कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और तमाम प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। अब प्लास्टिक प्रो ट्रे में जो हम आपको मेथड, जो विधि आपको बतलाएंगे, तो मात्र 25 से 28 दिनों में स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी, वो भी रेशेदार जड़ों युक्त। तो आवश्यक सामग्री के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ेगी 25 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी 15 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, यूपीएल की CM75 250 ग्राम और प्लास्टिक प्रो ट्रे जो कि आवश्यकता अनुसार आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सभी को ठीक तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक एक बीजों की आपको बुआई कर देनी है। उसके बाद जो आपने मिश्रण तैयार किया है वो ठीक तरीके से एक लेयर ऊपर से फिर से आपको बिछा देनी है। जो मिश्रण है कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार कम से कम 3-4 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में कवर करके रख दीजिए, इससे जमाव अच्छा हो जाता है। उसके बाद शेड नेट खींच लीजिए कुछ इस प्रकार। और उसके बाद दोस्तों जो आपकी नर्सरी है, अंकुरण फुटाव हो गया है, उसके बाद जो आप झोपड़ी कुछ इस प्रकार बना रखी है, शेड नेट खींच करके घर पर ही आप घर पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधशाला तैयार कर सकते हैं। तो वहां पर आप प्रॉपर ट्रे को निकाल के रख दीजिए, सुबह शाम सिंचाई करिए। अब जब भी आप तैयारी करते हैं पौधशाला की तो समस्याएं कई प्रकार की आती हैं, जैसे कि इंसेक्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और कुछ डिजीज बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए नीम ऑयल और इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे ले लीजिए। एक स्प्रे आपको लेना है, 10-12 दिन की फसल होती है, यानी जब हम नर्सरी लगभग 12-15 दिन की हो जाए तो नीम ऑयल 2 ml और इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। और फंगस के लिए CM75 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करें। पीला ट्रैप लगाना है, नीला ट्रैप लगाना है और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देना है। अब जब भी आपकी नर्सरी तैयार हो गई तो उसके बाद जो फील्ड है, फील्ड पर लगाने से पहले, क्योंकि 25 दिन में 28 दिन में स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी, और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे नहीं कि आपने जो नर्सरी तैयार की है वो डायरेक्ट फील्ड पर लगा दें। नहीं दोस्तों, कम से कम 2 दिन की तेज़ धूप लगाइए। जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा मुलायम, कमज़ोर होता है, तो इसके लिए हल्की धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पौधा एकदम कड़क हो जाता है, ताकि पौधरोपण जब भी हम फील्ड पर करते हैं सूखने की समस्या कम आती है। अब देखिए, जब भी आप पौधरोपण करेंगे 10-15 दिन, 20 दिन तक आप कोई भी स्प्रे नहीं करेंगे, तो इसलिए नर्सरी एकदम कीट मुक्त रहे तो इसके लिए डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए।
इसमें लगने वाली जो नर्सरी पर बीमारी का प्रकोप है, इंसेक्ट का प्रकोप है, वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा। तो इस हिसाब से नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और नर्सरी ज़्यादा वृद्धि कर जाएगी यानी 5-6 इंच की हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए 3-4 इंच की नर्सरी हो तो हमको पौधरोपण कर देना चाहिए और जड़ों का अच्छा विकास हो। तो इसलिए हमने ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कराया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। तो जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बैगन की खेती करने के लिए। तो वैसे तो आप 12 महीने बैगन की खेती कर सकते हैं। इसके लिए सही और जो अनुकूल समय है दोस्तों, बरसाती बैगन की खेती कर रहे हैं तो जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने पौधरोपण कर सकते हैं। गर्मियों के लिए जनवरी से मार्च और सर्दियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। बरसाती बैगन की खेती कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त तक आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों के बारे में, यानी जो इम्प्रूव वैरायटी हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करें, क्योंकि आपको बतला दें दोस्तों, सीजन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से इम्प्रूव वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो किस्मों के नाम बतलाएंगे, हाइब्रिड किस्में हैं, रोग बीमारी बहुत ही कम आती हैं और उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। 6-7 किस्में बतलाएंगे जो एक से बढ़ के एक किस्में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली किस्म के ऊपर बात करते हैं। हाईवेज की अक्षता F1 के नाम से आती है। इसके सीड्स की अगर कीमत के बारे में बात करें तो 10 ग्राम सीड्स की कीमत 150 से 200 रुपये। इसकी जो बैगन है दोस्तों वो सफ़ेद गोल बैगन होते हैं जो कि 180 से 200 ग्राम तक के फल का वजन हो सकता है और बैक्टीरिया बिल्ट के प्रति रेजिस्टेंस यह जो वैरायटी है। इसके अलावा नंबर 2 VNR की उत्कल F1 के नाम से आती है। इसकी जो दोस्तों बैगन हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, सफ़ेद इस वैरायटी के बैगन होते हैं। इसके अलावा नंबर 3 VNR की 212 जो कि काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके जो बैगन हैं वो ब्लैक रंग के होते हैं और मीडियम लंबाई होती है। इसके अलावा कलश जनक F1 जो कि ब्लैक रंग काफ़ी स्मॉल साइज होता है, इस किस्म को इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि छोटे गुलाबी बैगन की आप किस्म को ढूंढ रहे हैं तो सनग्रो की प्रगति को आप लगा सकते हैं। छोटे या फिर चूहे जो बैगन होते हैं, छोटे साइज के जो बैगन होते हैं, सनग्रो प्रगति को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों VNR की 60 के नाम से आती है। इसके जो दोस्तों बैगन होते हैं वो ब्लैक लंबे बैगन होते हैं और इसकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी बनी रहती है। यदि आप कोई ऐसी किस्म का चुनाव करने की सोच रहे हैं, किसी ऐसी किस्म को ढूंढ रहे हैं जिसमें कांटेदार बैगन होते हैं, कांटेदार बैगन की किस्म को आप ढूंढ रहे हैं, तो नाथ कंपनी की NBH13 जो किस्म हैं इसको भी आप लगा सकते हैं। छोटे गुलाबी धारीदार सफ़ेद रंग की धारियां होती हैं और इसमें कांटेदार बैगन होते हैं और बैगन 65 से 70 ग्राम तक का फल का वजन होता है इस किस्म का। तो यह जो 5-6-7 किस्म है, एक से बढ़ के एक किस्म है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ प्लांट्स एंड प्लांट डिस्टेंस के ऊपर। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं दोस्तों तो 7 से 8000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट आपको रखनी चाहिए। और यदि आप जिगजैग डबल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हैं तो 14 से 15,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप जिगजैग प्लांटेशन करते हैं, डबल लाइन यानी एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। यह दोस्तों जो डिस्टेंस है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बेहतरीन डिस्टेंस माना जाता है। खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आपको खेत की तैयारी किस प्रकार कराना है। बैगन की आप खेती कर रहे हैं तो आड़े तिरछे पर ठीक तरीके से प्लोविंग करा लेना है। कल्टीवेटर 10 फीट 2 ताल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। कल्टीवेटर रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। और बेड दोस्तों आप जब भी तैयार कर रहे हैं तो बेड ज़्यादा चौड़ी नहीं बल्कि ऊँची बनवानी चाहिए यदि आप बरसाती दिनों पर बैगन की खेती कर रहे हैं। जल भराव नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जल भराव नहीं होना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। ग्रीन नेट खिंचवा लीजिए
और साथ ही साथ दोस्तों जो आप बेड मेकर फिर बेड राइजर से बेड तैयार करा रहे हैं तो बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी चाहिए, बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और बेड से बेड की जो दोस्तों दूरी है वो 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए। बेड से बेड का जो सेंटर है दोस्तों 4.5 फीट के आसपास रखना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको बेड तैयार करा लेना चाहिए। ड्रिप और मल्चिंग के ऊपर बात करते हैं तो ड्रिप 16 mm लगवाएं और मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बैगन की क्रॉप के लिए बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज। तो जब भी आप बेड तैयार कर रहे हैं पौधरोपण करते समय इन खादों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बेसल डोज प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, फसल की अच्छी पैदावार हो तो इसके लिए NPK 12-32-16 आपको लेना 100 किलोग्राम, SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 10 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली और सरसों की खली 2 क्विंटल, इन सभी को मिक्स करना है। और जब भी आप बेड तैयार कर रहे हो उस समय कुछ इस प्रकार आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो प्लांटेशन करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई कर लीजिए, सिंचाई करिए, देखभाल करिए और एक एक पौधे की पौधरोपण आप कर दीजिए। पौधरोपण हल्के हाथों से करें और पौधरोपण करने के बाद कम से कम दोस्तों 30-40 मिनट तक ड्रिप से सिंचाई जरूर कर दीजिए। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं इरिगेशन। तो बैगन की फसल पर ज़्यादा सिंचाई नहीं बल्कि हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 1.5-2 घंटे सिंचाई करिए और यदि आप फ्लैट इरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए बैगन की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय ज़्यादा बेस्ट है कि कुल्पा की मदद से या फिर मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें। और फर्स्ट जो दोस्तों निराई गुड़ाई है वो 35-40 दिन के आसपास की फसल होती है तो फर्स्ट निराई गुड़ाई करें और सेकेंड निराई गुड़ाई 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जैसे जैसे फसल विकास करती जाती है, ग्रोथ करती जाती है, उस हिसाब से साफ सफाई भी बनाए रखना है। और प्रॉपर साफ सफाई यदि आप रखेंगे तो छोटी पत्ती रोग है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है या फिर जो भी रस चूसक कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है, इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप होता है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको आवश्यकता अनुसार खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है, स्प्रे शेड्यूल। बैगन की फसल पर कई प्रकार की बीमारी, रोग, डिजीज़ का प्रकोप होता है। यदि हम समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कीट प्रबंधन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि बैगन की फसल पर कौन कौन कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो प्रमुख रूप से छोटी पत्ती रोग है, सफ़ेद मक्खी है, एफिड जैसेड, फल छेदक है, तना छेदक है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, नेमेटोड्स और ब्लड की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए जो दोस्तों हमें आपको स्प्रे शेड्यूल बतलाएंगे। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हो, वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से, मल्चिंग ड्रिप, तो दोस्तों जो डोज बतलाएंगे वो आपको 15 लीटर की दर से बतलाएंगे, दिनों के हिसाब से बतलाएंगे। फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की एक्तारा 10 ग्राम, बायर कंपनी की एंट्राकॉल 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 30 से 40 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम जिसमें एमामेक्टिन बेंजाइट 5% SG है 10 ग्राम लेना है। रोको फंगिसाइड में थायोफेन 40 ग्राम लेना, 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। थर्ड स्प्रे 50 से 60 दिन की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलेमन 10 ml जिसमें और बीटा साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 10 ml लेना है। UPL की लांसर गोल्ड एसिफेट और इमीडा क्लोरप्रेट का कॉम्बिनेशन 40 ग्राम लेना, 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 70 से 80 दिन की फसल होती है तो अर्दामा की फ्लेथोरा 30 ml, सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड 10 ml और बायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। पाँचवा जो स्प्रे है 90 से 100 दिन के आसपास की फसल होती है तो धान कंपनी की लार्गो या फिर डाव एग्रोसांस की डेलीगेट, दोनों में से कोई एक 20 ml लेना है। रोको फंगिसाइड जिसमें थायोफेन मिथाइल का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके इन सभी को 15 लीटर की दर से स्प्रे आपको करना चाहिए। छठवा स्प्रे 110 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है तो नागार्जुन कंपनी की प्रोफेक्स सुपर 30 ml लेना है और UPL कंपनी की कुप्रोफेक्स फंगिसाइड 50 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सातवां स्प्रे 130 से 140 दिन की फसल होती है। आठवां स्प्रे 150 से 170 दिन और वहीं नौवां स्प्रे 180 से 190 दिन के आसपास की फसल होती है, 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। 10वां स्प्रे दोस्तों
लगभग 200 से 210 दिन के आसपास की फसल होती है, यानी 7 महीने के आसपास की क्रॉप होती है। तो बायर कंपनी की फेम आपको लेना है 6 ml और एमामेक्टिन बेंजोएट 5%, SG 10 ग्राम लेना है। स्वाधीन फंगिसाइड जिसमें टेबू प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। ये थे दोस्तों 7 महीने तक के टोटल स्प्रे बैगन की क्रॉप के लिए, वो भी की दर से। पीला ट्रैप लगाना है, नीला स्टिकी जो ट्रैप आती है उनको लगाना है। गेंदे की 2-4 लाइन जरूर लगाना है खेत के चारों साइड। इसके अलावा ग्रीन नेट खींच लीजिए। इसके अलावा नेमाटोड्स की समस्या आती है तो बायर का प्राइम 500 ml 200 लीटर पानी में घोल करके सॉइल एप्लीकेशन से चला दीजिए। स्प्रे नहीं करना है बल्कि जड़ों के पास सॉइल एप्लीकेशन से चलाना है। छोटी पत्ती रोग यानी लिटिल लीफ व्रिंजल की जो समस्या आती है इसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी लगानी है, फसल चक्र को अपनाना है और साथ ही दोस्तों ग्रीन नेट खींचनी है। और सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीटों की यदि आप प्रॉपर स्प्रे लेंगे तो छोटी पत्ती रोग ज़्यादा फैल नहीं पाएगा। सीक्रेट फॉर्मुलेशन की फसल ग्रो नहीं ले पा रही, बढ़वार नहीं ले पा रही, प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसल डोज का इस्तेमाल किया, प्रॉपर फर्टिगेशन शेड्यूल चला रहे हैं तो अभी फसल बढ़वार नहीं ले पा रही है और एकदम पीलापन की समस्या बनी हुई है। तो इसके लिए रैपिड ग्रो 30 ml, सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम और एसिटाइमप्रेट 20% SP 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। तो दोस्तों देखिए, यदि आप बैगन की खेती बड़े एरिया पर करते हैं तो सॉइल टेस्ट, मिट्टी की जांच, मृदा परीक्षण जरूर करा लीजिए। इससे पता चलेगा कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व आपकी सॉइल पर पहले से मौजूद हैं। तो उस हिसाब से यदि फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएंगे तो कम लागत की आवश्यकता पड़ेगी। सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए। फिर भी एक स्टैंडर्ड जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, यदि आप लॉजिक लगाकर, अपना अनुभव विवेक लगाकर यदि आप इस कॉम्बिनेशन को भी अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं तो अभी बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। तो प्रॉपर पोषक तत्वों की कमी करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि फसल की बहुत ज़्यादा बढ़वार हो रही है तो नाइट्रोजन की जो आपको शॉर्टेज है या फिर नाइट्रोजन की अधिकता है उसको आपको कम करना पड़ेगा। नाइट्रोजन बेस्ड खादों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं खाद शेड्यूल के ऊपर। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो प्रथम जो खाद है, फर्स्ट जो खाद है, जो खाद बतलाएंगे प्रति एकड़ की दर से बतलाएंगे और 5 से 6 इंच दूर जड़ों से देकर आपको सिंचाई करेंगे। बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। प्रथम खाद 30 से 40 दिन के आसपास होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, यूरिया 20 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 60 से 80 दिन और वहीं थर्ड खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लगभग 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद लेना है 10 किलोग्राम, बोरॉन लेना है 1 किलोग्राम, बायोजाइम आपको लेना है 10 किलोग्राम। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। बैगन की फसल पर बीच बीच में चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो खादें आती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा है, गन्ने का गुड़ है, ह्यूमिक एसिड है। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दें कि जीवामृत का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बेस्ट डीकम्पोजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। बेहतरीन फसल बढ़वार लेती है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फिर आपको इन खादों को नहीं बल्कि घुलनशील खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि पानी पर 100% घुलनशील होती हैं। जैसे NPK घुलनशील खाद 19-19-19 है, 052-34 है, 1261 है, 1744 0050 है, 1340-13 है, 13045 है। इन खादों को इस्तेमाल करें। अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनको आपको आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। यदि आपकी फसल, बैगन की फसल एकदम बढ़वार ले रही है और फल फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। घरडा कंपनी की चमत्कार को या फिर BASF कंपनी की लेहोसिन को या फिर बायर कंपनी की प्लानोफिक्स अल्फा नेफ्थल एसिटिक एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। फिर गोदरेज की डबल का स्प्रे कर सकते हैं। तो इनका स्प्रे करने से बढ़वार में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलती, बढ़वार रुक जाती है। और जो अनवांटेड बढ़वार है, ऐसी नहीं अनवांटेड बढ़वार है, आपको लग रहा है कि पौधा केवल बढ़वार ले रहा है, फल फूल की संख्या नहीं आ पा रही, तो इसके लिए आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे जरूर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फर्टिगेशन शेड्यूल। अब बात करते हैं दोस्तों और भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, लागत लाभ मुनाफा के बारे में। तो बात करते हैं लाइफ साइकिल। यदि आप आधुनिक तरीके से बैगन की खेती करते हैं 7 से 8 महीने बड़े आराम से फसल चल जाती है। बात करते हैं प्रथम तुड़ाई, फर्स्ट हार्वेस्टिंग। तो 55 से 58 दिन के आसपास की फसल होती है तो तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। बाजार भाव
तो 10 रुपये से लेके हमारे किसान भाइयों को 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। बरसाती बैगन की खेती करते हैं तो बाजार भाव मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 60,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक आपको 1 एकड़ में लागत लग सकती है। यदि आप आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप में खाद चलाते स्प्रे लेते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यदि आप आधुनिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो 1 एकड़ में उत्पादन 80 टन के आसपास बड़े आराम से 1 एकड़ में पैदावार हो जाती है, 80 टन। इसके अलावा दोस्तों मुनाफा, नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं। यदि हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है और 1 एकड़ में दोस्तों पैदावार हुई 80 टन, तो हम 70 टन ही मान लेते हैं, 700 क्विंटल, और 10 का रेट मिल गया यानी 1000 रुपये क्विंटल। 1000 में 700 का इंटू कर देंगे तो 7 लाख रुपये दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। लागत घटा देंगे तो लागत दोस्तों हमने आपको 80,000 रुपये के आसपास बतलाई, 1 लाख मान लेते हैं तो 7 लाख रुपये में से 1 लाख घटा देंगे लागत, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों हमारा आ जाएगा 6 लाख रुपये के आसपास। यदि कीमतें और भी थोड़ा घटती हैं, यदि उत्पादन थोड़ा और भी कम रह जाता है तो ये मान लीजिए दोस्तों आप 1 एकड़ से बैगन की खेती में 6 लाख रुपए के आसपास बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। अब बाज़ार भाव 20 रुपये के मिल गए तो फिर मुनाफा और आमदनी वो बढ़ने वाली है। तो आमदनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है आपकी मार्केटिंग रेट पर, बाज़ार भाव पर। बाज़ार भाव अच्छे मिलने से जाहिर सी बात है आमदनी अच्छी होने वाली है। बाकी जो भी बीमारी आती बैगन की क्रॉप पर, कैसे आपको प्रिपरेशन कराना है फील्ड की, कैसे आपको मतलब जो वैरायटी चुनाव कैसे करना है, कैसे आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना, पूरी जानकारी विस्तार के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार एग्रीकल्चर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।